हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के सेहत के ऊपर। प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री। और 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन सेकंड विलयन या सॉल्यूशन के बारे में। देखिए, विलयन या सॉल्यूशन के बारे में अपनी चर्चा चल रही है अणुसंख्यक गुणधर्म एवं अणुभार में संबंध। अणुसंख्यक गुणधर्म एवं विलय के अणुभार में संबंध, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। अब सुनो ध्यान से, इसमें मैं आपको वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन पढ़ा चुका हूं, क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा चुका हूं, दो अणुसंख्यक गुणधर्म अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद तीसरे नंबर का है हिमांक में अवनमन। ध्यान से इस चीज को देखिए। सबसे पहले बात करें अपन कि सर हिमांक क्या होता है। अब एक सिंपल सी बात मैं आपको पहले बता दूं कि भाई द्रव जो होता है ना, द्रव जब ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, द्रव जब ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रिया को अपन जमना कहते हैं। क्या बोलते हैं? जमना। ये बात तो सबको पता है। अब द्रव की बात करें तो इसकी जगह मैंने मान लेते हैं मैंने जल ले लिया। क्या ले लिया? जल। और जल जम के क्या बनाता है भाई? बर्फ बनाता है। क्या बनाता है? बर्फ। और बर्फ को अपन क्या बोलते हैं? हिम भी बोलते हैं। तो सुनो ध्यान से, एक सामान्य सा मतलब आप लोग जानते हैं हिमांक का। हिमांक कहते किसे हैं? अभी तक अपन ने जो भी परिभाषा पढ़ी है हिमांक की, वो क्या पढ़ी है कि जब कोई द्रव पदार्थ वह ताप जिस पर द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में बदलने लग जाता है उसे हिमांक कहते हैं। या फिर बोल सकते हैं वह ताप जिस पर जल जमकर हिम का निर्माण करता है या बर्फ का निर्माण करता है उसे हिमांक कहते हैं। वह ताप जिस पर जल जमकर बर्फ या हिम बनाता है उसे हिमांक कहते हैं। ठीक है ना? तो ध्यान रखें, बहुत सिंपल सी बात है। अब जल जमकर बर्फ बना रहा है मतलब द्रव जमकर ठोस बना रहा है, तो इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? हिमांक बोलते हैं। ये सामान्य सी परिभाषा है। जहां भी आप लोगों ने अभी तक पढ़ी होगी हिमांक की परिभाषा, वो यही पढ़ी होगी कि वह ताप जिस पर द्रव पदार्थ जमकर ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है उसे अपन हिमांक कहते हैं। ये चीज अपन ने पढ़ी है। ठीक है? अब यहां पर आप लोग उसी बात को जोड़ते हैं किससे? वाष्प दाब से। तो बहुत सिंपल सी परिभाषा यहां पर दे रखी, देखो कि वह ताप जिस पर द्रव एवं ठोस, अवस्थाएं तो दो ही रहेगी, द्रव एवं ठोस। तो ध्यान रखिए, वह ताप जिस पर द्रव एवं ठोस दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब समान होता है उसे द्रव का हिमांक कहते हैं। ठीक है ना? तो ये परिभाषा आप लोग ध्यान रखेंगे कि वह ताप जिस पर द्रव एवं ठोस दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब समान होता है उसे अपन द्रव का क्या बोलते हैं? हिमांक कहते हैं। अब सुनो आगे, देखो आगे यहां पर बात करें तो अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक से कम होता है। ये अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं, दो अणुसंख्यक गुणधर्मों में अपन ने पढ़ा है। क्या पढ़ा है अपन ने? कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन है तो वहां पर वाष्प दाब जो होगा ना, विलयन का वाष्प दाब, वो विलायक से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ये चीज अपन ने पढ़ी है। ठीक है? इसलिए विलयन विलायक से कम तापमान पर जमेगा। भाई जब विलयन का वाष्प दाब कम हो गया तो वो कम तापमान पर ही जमेगा, अर्थात विलयन का हिमांक विलायक से कम हो जाएगा। अब भाई विलयन यदि कम तापमान पर जम रहा है तो उसका हिमांक क्या होगा? विलायक से कम हो जाएगा। और इसी को अपन क्या बोलते हैं? हिमांक में अवनमन। भाई अवनमन का मतलब होता है कमी। तो यहां पर क्या हो रहा है? विलयन का हिमांक विलायक से कम हो रहा है, इसलिए इसे हिमांक में क्या बोलते हैं? अवनमन कहते हैं। ठीक है ना? एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक से कम होता है। ये अपन बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और इसीलिए विलयन जो होता है इसका वाष्प दाब कम है ना, इसलिए विलयन विलायक से कम तापमान पर ही जम जाता है। अब विलयन कम तापमान पर जम रहा है तो विलयन का हिमांक कम होगा, विलायक का ज्यादा होगा। तो ध्यान रखें, विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक से कम हो जाता है और इसे ही अपन हिमांक में अवनमन कहते हैं, हिमांक में कमी कहते हैं। ठीक है? अब सुनो, यदि शुद्ध विलायक का हिमांक अपन ने मान लिया T0F, शुद्ध विलायक का हिमांक क्या मान लिया? T0F मान लिया, और विलयन का हिमांक मान लिया TF, तो हिमांक में अवनमन कैसे निकालेंगे भाई? तो अपन इस फॉर्मूले से हिमांक में अवनमन निकाल सकते हैं। यानी ज्यादा किसका है? विलायक का। कम किसका है? विलयन का। तो ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा दो तो क्या जाएगा? हिमांक में अवनमन डेल्टा TF आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? अब
इसी चीज को अपन ग्राफ से बता देते हैं। देखो इस प्रकार का एक ग्राफ बनाया गया है, किस किस में बनाया गया है, वाष्प दाब और ताप, वाष्प दाब और ताप के मध्य ग्राफ यहाँ पर बनाया गया है। अब सुनो ध्यान से, इसमें ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है BC वाला, ये ग्राफ है विलायक के लिए ग्राफ, और यहां पर जो आपको ये वाला ग्राफ दिख रहा है DE वाला ग्राफ दिख रहा है, ये है विलयन के लिए ग्राफ। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, यहां पर BC जो आपको ग्राफ दिख रहा है वो विलायक के लिए ग्राफ दिख रहा है, और इसमें ध्यान रखें, इसमें ये जो B बिंदु है ना, इस B बिंदु पर द्रव पदार्थ जो होता है वो ठोस में बदल जाता है। इस B बिंदु पर द्रव पदार्थ किसमें बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है। देखो भाई यहां पर C बिंदु पर क्या है, देखो C बिंदु पर तापमान ज्यादा है भाई तापमान। ठीक है, C बिंदु से अपन B की तरफ आ रहे हैं, यानी यहां से अपन यहां तक आ रहे हैं, तो तापमान में क्या आ रही है, कमी। तापमान में लगातार क्या आ रही है, कमी आ रही है। और यह बिंदु ऐसा आएगा B बिंदु जिस पर द्रव पदार्थ यानी द्रव विलायक जो होता है वो ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, यानी ये B बिंदु किसको प्रदर्शित करेगा, ये विलायक के हिमांक को प्रदर्शित करेगा। आगे बात समझ में। अब बात करें विलयन के बारे में, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, देखो पहले तापमान इतना था, अब धीरे धीरे जैसे जैसे अपन इधर आ रहे हैं वैसे वैसे देखो E से D की तरफ आने पर तापमान में क्या आ रही है, कमी आ रही है। और कमी आते आते यहाँ पर जैसे ये टकराया, तो यहाँ पर देखो D जो होगा ये एक ऐसा बिंदु हो जाएगा जहां पर विलयन पदार्थ जो होता है वो द्रव से ठोस अवस्था में बदलने लग जाएगा, यानी ये विलयन की हिमांक को प्रदर्शित करेगा। अब देखो विलायक का हिमांक ज्यादा है, विलयन का हिमांक क्या है, कम है, तो इन दोनों का अंतर ही क्या हो जाएगा, हिमांक में अवनमन हो जाएगा, यानी कि आपका डेल्टा TF हो जाएगा, अवनमन हो जाएगा। और इसी चीज को मैंने यहाँ पर देखो, इस चीज को यहाँ पर मैंने एक लाइन में लिख भी दिया है। कैसे लिखा है कि चित्र में BC शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, ये BC शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। B बिंदु पर विलायक ठोस रूप में जमने लगता है, B बिंदु पर विलायक ठोस रूप में जमने लगता है, अर्थात B बिंदु विलायक के लिए हिमांक डेल्टा T0F को प्रदर्शित करेगा। और विलयन का वाष्प दाब ताप में कमी होने पर कम होता है, जिससे वक्र D इसी से दर्शाया गया है। ताप में कमी होने पर हिमांक में क्या आती है, कमी आती है, और इसे अपन D से दर्शाते हैं। बिंदु D पर विलयन जमने लग जाता है, D पर जमने लग जाता है, इसीलिए इस D बिंदु को अपन क्या बोलेंगे, विलयन का हिमांक कहेंगे। ध्यान रखें, इस D बिंदु को क्या बोला जाएगा, D यहां पर लिख दूं मैं, है ना। इसके बाद आप लोग लिख लेना इस लाइन को कि D बिंदु विलयन के हिमांक को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखो दोनों बिंदुओं पर हिमांक आगे अपने पास देखो, विलायक के लिए हिमांक आ गया, विलयन के लिए हिमांक आ गया, दोनों का अंतर निकाल लो, वही आपका क्या हो जाएगा, हिमांक में अवनमन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हिमांक में अवनमन के बारे में एक सामान्य सी बात मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। ठीक है, ध्यान से आप लोग इस चीज को कंप्लीट करने का प्रयास करें। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वह ताप जिस पर द्रव एवं ठोस दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब समान होता है उसे हिमांक कहते हैं। अपन जानते हैं कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब विलायक से कम होता है, इसलिए विलयन विलायक से कम तापमान पर ही जमने लग जाता है, अर्थात विलयन का हिमांक विलायक से कम हो जाता है और इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। यदि शुद्ध विलायक का हिमांक T0F एवं विलयन का हिमांक TF हो तो हिमांक में अवनमन आ जाएगा, ज्यादा में से कम को घटा देंगे, यानी कि डेल्टा TF बराबर T0F माइनस TF अपने पास यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, और यही हिमांक में अवनमन है। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक की बात बिल्कुल समझ में आई होगी। अब इससे संबंधित और भी बहुत सारी बातें हैं, यानी कि हिमांक में अवनमन और अणुभार में संबंध आपको बताना है, तो उसको बताएंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इससे आप लोग अच्छे से कंप्लीट करिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।